इंडिया की फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप और नेक्स्ट कार 19। अभी आपका सीधा ही सवाल आता है कि ये नेक्स्ट कार 19 क्या चीज है। क्वांटम चिप का नाम आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, पर हमारे वाली जो क्वांटम चिप है उसमें तो क्यू पी यूज कर लिया है, तो आप आइडिया लगा लोगे तो कोई नहीं पूछेगा डायरेक्टली कि ये क्या चीज है। बट स्टिल हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी एक कॉन्क्लेव चल रहा था न्यू दिल्ली के अंदर, इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव। मतलब हम क्या साइंटिफिकली क्या चीजें इनोवेट कर रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करा गया। और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा आ जाएगा? हाँ, 9। यहाँ पे 3 आए आपने पढ़े थे, तो उसी में से इनोवेशन भी था एक। ESTIC, इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, न्यू दिल्ली में हुआ 2025 का। और यहाँ पे 3 चीजें शो करी गई हैं, जिसमें एक था QSIP, क्वांटम सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड प्रोसेसर। एक बार आपने विक्रम 3201 भी पढ़ा था, वो क्या था? माइक्रो प्रोसेसर था वो कीवर्ड, और सेमीकंडक्टर्स में उसको यूज करा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे QSIP है आपका क्वांटम सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड प्रोसेसर। एक इंडिया का फर्स्ट 25 क्यूबिट, क्यूबिट याद है? बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम टेक पड़ी थी, 0 और 1, और साथ में दोनों स्टेजेस भी सुपर इम्पोज करेंगी आपको। जैसे क्वाइन का एग्जांपल यहाँ पे दिया था, या तो हेड होता है या तो टेल, पर जब वो उड़ रहा होता है आपको नहीं है पता कि उसमें हेड है या टेल है। क्यूबिट्स, तो 25 क्यूबिट का क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। एंड जो तीसरी चीज है वो है नेक्स्ट कार 19। याद है एक बार कार टी सेल थेरेपी आपने पढ़ी थी? तो देखो टेक्नोलॉजी को जोड़ा जा रहा है मेडिसिन के साथ। मतलब कैंसर के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, बड़ी दिक्कतें आती हैं, कई बार डायग्नोस नहीं हो पाता, कई बार जब तक सिम्टम आते हैं वो 4th स्टेज पे कैंसर पहुंच चुका होता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसी डायग्नोसिस में हेल्प करेगा नेक्स्ट कार 19। मतलब कार टी सेल 3 जो सेल थेरेपी है आपकी, उसके साथ इसको मर्ज करा गया है, क्वांटम टेक प्लस आपकी मेडिसिन, वैसे इसको मर्जर करा है। सिक्योरिटी की फील्ड में 25 क्यूबिट का क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट, एंड तीसरा आ जाएगा नेक्स्ट कार 19। अब ये तीनों चीजें जब यहाँ पे शो करी गई तो अपने में ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी आती है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग, यानी कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में। और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी कार 19 जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी आपने पढ़ी, अभी दोबारा पढ़ा दूंगी, तो उसके साथ हमने इंटीग्रेशन करा। तो फिर काफी ज्यादा तारीफ करी गई कि साइंस एंड टेक की फील्ड में हम फ्लरिश कर रहे हैं। अब सबसे पहले QSIP चिप के बारे में पढ़ लो, विच इज क्वांटम सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड प्रोसेसर। हाँ, ये आ सकते हैं जरूर कि ये QSIP क्या चीज है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है, प्लस ये एक प्रोसेसर है, तो वो चीज ध्यान में रख लेना। तो बोला गया कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जब इसको बनाया, ये हार्डवेयर बेस्ड क्वांटम सिक्योरिटी सॉल्यूशन है, हार्डवेयर में इसको यूज करा जाएगा। प्रोसेसर लगे होते हैं ना, माइक्रो प्रोसेसर, वो छोटा सा डब्बा सा होता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की आपने कलरिंग देखी होगी, येलो कलर की चिप्स लगाई जाती हैं, बस उसी तरह से इसको यूज करा जाएगा। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, और जब हमने पढ़ा था अबाउट द क्वांटम टेक्नोलॉजी, उसमें लिखा था ना कि साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें ऐसे सॉल्यूशन चाहिए कि सिक्योरिटी हमारी थ्रेटन हो, और क्वांटम टेक्नोलॉजी उसका एक सॉल्यूशन है। तो QSIP उन सारी फील्ड्स के अंदर यूज करा जाएगा। एंड दूसरी जो चीज आई दैट इज 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट, QPU। ये इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, जिसे इंडिया के एक स्टार्टअप ने बनाया है, जिसका नाम ही QPI है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी है और क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए भी डेडिकेटेड है, इंडिया का स्टार्टअप है, इसी वजह से अपने में इंपॉर्टेंट है। ये वो कंपनी है जिन्होंने QPIAI इंडस इसे भी शुरू करा था, और इंडिया का ये फर्स्ट फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है इंडिया के अंदर। अब 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स इसमें यूज करे जाएंगे। एक दिन पढ़ी थी आपने क्वांटम टेक्नोलॉजी, थोड़ा बियॉन्ड रियलिटी हम उसमें जाते हैं, काफी ज्यादा टेक्निकल है अपने ही नेचर में। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया के अंदर, तो अपने में एक एडवांसमेंट है, इसको ध्यान में रखना। देन आती है नेक्स्ट कार 19। तो इसके लिए सबसे पहले आप कार 19 देख लो। तो इसमें आपने देखा था रेड ब्लड सेल के बारे में, याद है? ब्लड की कॉम्पोजिशन पड़ी थी, 4 चीजें थी। एक था आपका RBC, व्हाइट ब्लड सेल थे, प्लेटलेट्स थे, और प्लाज्मा था। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है आपके WBC और RBC की डिफरेंट लोकेशंस पे हुई थी। एक जगह आपने पढ़ी थी बोन मैरो के अंदर, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है आपके जो WBCs होते हैं, जिन्हें लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। और जो RBC होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो वर्ड ही आपका रेड कलर से एसोसिएटेड होता है, और साइट अगर लगा दिया तो उसका मतलब है सेल। ठीक है, कार टी सेल थेरेपी यहां से ही बनेगी। अब WBC जब आपने पढ़े थे तो इसको भी आपने डिवाइड किया था, इसकी भी फर्दर फॉर्म्स थी। न्यूट्रोफिल पढ़ा था, इजाइनोफिल था, बेसोफिल था। वैसे ही एक लिम्फोसाइट फॉर्म भी आई थी, जिसमें आपने 2 तरह के पढ़े थे, B एंड T सेल्स।
बी सेल बने कहाँ पे थे? बोन मैरो में। टी सेल भी कहाँ बने थे? बोन मैरो में। पर दोनों का मेच्योरिटी लोकेशन डिफरेंट था। बी सेल कहाँ पे मेच्योर हुए थे? बोन मैरो में। पर टी सेल कहाँ मेच्योर हुए थे? थाइमस के अंदर। एक छोटा सा ग्लैंड होता है हार्ट के पास में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर आप अपनी डाइट एंड एक्सरसाइज नहीं करते हो प्रॉपर, ये डिग्रेड हो जाते हैं और बाय द एंड जब एल्डरली स्टेज पे पहुंचते हैं वो इतना ज्यादा डिग्रेड कर जाता है कि इम्यूनिटी नहीं बचती है। तो ये थाइमस में जाके मेच्योर हुए थे। अब ये जो टी सेल होते हैं ये बड़े बड़े इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, जिसमें से कैंसर भी इंक्लूडेड है। अब उसी के लिए हमें ऐसी कोई थेरेपी चाहिए थी जिसमें मेडिकेशन का ज्यादा यूज ना करा जाए। जैसे कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके लिए कीमोथेरेपी चलती है। अब जब कीमोथेरेपी चलती है तो उसकी वजह से बड़े सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं। बाल झड़ रहे हैं, बॉडी वीक पड़ रही है, तो उससे वो जो पेशेंट होता है उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो जाता है कि अब तो वैसे भी कुछ नहीं बचा है। वो नेगेटिविटी आनी शुरू होती है। तो साइंस वर्क कर रही थी उस चीज के ऊपर कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं जिससे ये साइड इफेक्ट्स भी कम करे जा सके, और जो बॉडी के अपने ही सेल्स हैं जिनके अंदर टेंडेंसी है टू फाइट अगेंस्ट कैंसर, उन्हीं को और ज्यादा एडवांस बना लेते हैं। तो यहीं से आया कार टी सेल थेरेपी का कॉन्सेप्ट। कार क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। तो इसको हम कुछ इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारे पास कार आ गई। कार, CAR, काइमेरिक, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, एंटीजन रिसेप्टर। अब क्या किया, एक पेशेंट था जिसको कैंसर हो रखा था। अब इसी पेशेंट का ब्लड बाहर निकाला गया और ब्लड में से निकाल दिए गए टी सेल, क्योंकि टी सेल ही क्या करेंगे? कैंसर के अगेंस्ट फाइट करेंगे। अब टी सेल को बाहर निकाला और बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, लिखा ना स्टार्टिंग में कि कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में हमने मर्जर शो करा है। क्वांटम प्लस आपकी जो मेडिसिन है उसका हमने मर्जर किया हुआ है। तो ये आ गया आपका बायोलॉजिकल पार्ट। ये वाला जो पार्ट होगा ये डेवलप किया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। यहाँ पे बनाए गए काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, इनके अंदर टेंडेंसी है कि जब ये टी सेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये उनका नंबर डिवाइड करेंगे। और जब, अब देखना ध्यान से, अगर मैं टी सेल को ना इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ और सी को ना ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, मैंने बोला इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, मतलब ये जो मेरे पास सर्कल था इसके ऊपर ऐसे सी सी का स्ट्रक्चर लग गया। मतलब अब ये क्या बन चुकी है? कार और टी। यहीं से थेरेपी का नाम डिराइव हुआ, दैट इज काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। यहां तक स्टोरी क्लियर हुई सभी को? ठीक है। यहाँ पे जब ये जुड़ गए, अब इसके बाद क्या किया जाएगा? इसका नंबर इंक्रीज किया जाएगा। ये तो एक ही सेल निकाला था जिसके ऊपर काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर हमने लगाया। अब CAR के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ये टेंडेंसी हमने पहले ही डाल दी थी कि जैसे ये टी के साथ जुड़ेगा तो इसका नंबर हम डिवाइड करवाएंगे। थोड़ा सा ब्लड आपने बॉडी से निकाला था, मिलियन ऑफ कार टी सेल्स अब यहाँ पे बनाए जाएंगे। जब ये मिलियन ऑफ कार टी सेल बना दिए गए, दोबारा से ब्लड की बॉटल लगाई जाएगी और उस पेशेंट में वो दोबारा से इन्फ्यूज कर दिया जाएगा। मतलब पहले जहां पे 100 टी सेल्स बॉडी, पेशेंट की बॉडी बना पा रही थी, वहां पे अब मिलियन ऑफ कार टी सेल, निकाले टी सेल थे पर अंदर क्या गया है? कार टी सेल गया है, जिसके अंदर टेंडेंसी है कि अब जितने भी कैंसरस सेल इस पेशेंट के अंदर होंगे वो उसको डायग्नोस भी कर लेगा, फाइंड आउट भी कर लेगा और टी सेल को हेल्प करेगा कि जाके अटैक करे, ताकि वो कैंसर सेल रिमूव करे जा सके। किसकी हेल्प से? अपनी ही बॉडी के ब्लड के अंदर जो टी सेल्स थे, बस उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया और फिर वो कैंसर सेल्स को अटैक करेंगे। अब इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत सेफ थेरेपी है। इसमें क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं एकदम से? हाँ, नेचर के आप अगेंस्ट जा रहे हो, 100 टी सेल्स आपने निकाले थे, मिलियन आप एकदम से बॉडी के अंदर डाल रहे हो, तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट हो गया, लीवर है, लंग्स है, इनके ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कल को देखने को मिल सकते हैं। तो अब फील्ड में तो हमें एडवांसमेंट करनी है, तो एक नेक्स्ट कार 19 के अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाई गया। डन, लग गया इसका आइडिया थोड़ा सा? तो यही डायग्राम में भी आपको दिखा है। ये पेशेंट था, ब्लड निकाला गया, टी सेल निकाले और जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर बनाए थे वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इसके साथ इंटीग्रेट करे, फिर इनका नंबर डिवाइड कर दिया गया। बायोलॉजी के अंदर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का मीनिंग सेम होता है, कभी डिवाइड बोल देते हैं, कभी मल्टीप्लाई बोल देते हैं। उसके अलावा इंजेक्ट कर दिया गया दोबारा से उसी पेशेंट के अंदर जिसको कैंसर हो रखा था। क्लियर? कोई ऐसा जिसको ना लगा हो पता इस टेक्नोलॉजी के बारे में और थेरेपी के बारे में? किसी को भी नहीं लगा? लग गया? अच्छा, तो ठीक है फिर तो। कौन से वाला? डेमो मतलब? कार्टी सेल थेरी। देखो फॉरेन कंट्रीज ने इसको डेवलप करना शुरू भी कर दिया, यूज करना भी शुरू कर दिया। इंडिया के अंदर ये पहली बार शुरू किया है, मतलब पेशेंट्स के ऊपर हमने इम्पोज करना शुरू कर दिया। मतलब आगे हम इसके अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है और जो कंपनी है उसका नाम भी नेक्सकार ही है जिसने शुरू करा हुआ है।
तो मतलब अब इंडिया का स्टेप आ चुका है जहां पे कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। तो अपने में एडवांसमेंट है। एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो जहां पे भी मर्जिंग टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कार 19 इन्होंने डेवलप करी है इम्यूनो एक्ट। ये देखो, अब आपने बेस देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया, अब देखो किस बीमारी के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम हमने कुछ रिकॉर्ड बनाया है कि जिस बीमारी को हम टैकल डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार टी सेल थेरेपी। तो इम्यूनो एक्ट आईआईटी बॉम्बे उन्हीं की एक ब्रांच है, उन्होंने इसको बनाया है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस कार टी सेल थेरेपी है। पहले जब कार टी सेल थेरेपी आपने एक टाइम पे पढ़ा था, बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे पढ़ा था इंडिया के अंदर। अब हम इसको प्रैक्टिकली इम्पोज करने पे आ चुके हैं और ये वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमनाइज्ड कार टी सेल थेरेपी भी माना जाएगा। कौन सी बीमारी के लिए बनाया गया है? तो लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। आगे लिखा है एक वर्ड अक्यूट। अक्यूट आपने पढ़ा था, जो एकदम से प्रोग्रेसिवली अपने सिम्टम्स दिखाएगा, मतलब बहुत फास्टली फैलता है। आगे लिखा है लिम्फोसाइटिक। लिम्फोसाइटिक किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? लिम्फ्स के बारे में, लिम्फ नोड्स आगे। लिम्फोसाइटिक, साइटिक भी लिखा है, वो था लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फोसाइट जब वर्ड आ गया तो ये डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है। शब्द को ध्यान से देखो, अगर सिर्फ लिम्फेटिक समथिंग ऐसे साउंड करता तो लिम्फ्स की बात करता। यहाँ पे लिखा है लिम्फोसाइटिक, मतलब लिम्फोसाइट की बात कर रहा है, व्हाइट ब्लड सेल की बात कर रहा है। अभी आपने देखा डब्ल्यूबीसी कहाँ बन रहे थे? बोन मैरो के अंदर। अब डब्ल्यूबीसी जब बोन मैरो के अंदर बनते हैं वहां पे ही ये मेच्योर भी करते हैं, पर मेच्योर नहीं होंगे, इस बार इमेच्योर रहेंगे और कॉन्टिन्यूसली बोन मैरो में बनते जाएंगे, पर इमेच्योर ही रह जाते हैं, मेच्योर नहीं हो पाते और बॉडी के अंदर इनको डिवाइड कर दिया जाता है। सोचो मेच्योरिटी नहीं आती है तो आप कितनी गलतियां करते हो। सेम बॉडी के अंदर होता है, जब लिम्फोसाइट मेच्योर नहीं हो पाते, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ब्लड के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, नंबर इंक्रीज कर जाता है पर काम कुछ नहीं होता। सोल्जर ऑफ द बॉडी थे ना ये, मेच्योर तो थे ही नहीं इनको। अब बच्चे को आप, जैसे वो बोल रहा है कि बंदर को आपने AK-47 पकड़ा दिया, वो तो क्या ही करेगा, उसको क्या पता है कैसे यूज करना है। तो ये अपनी एबिलिटी नहीं जान पाता और इसकी वजह से ल्यूकेमिया देखने को मिलता है। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। और ये फैलता भी ऐसे है कि आपको पता नहीं लगेगा, जब सिम्टम आएंगे 4 स्टेज पे पहुंच चुका होगा। क्रोनिक में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी अमलगमेशन होती जाती है किसी बीमारी की, और जब आपकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब जाके कहीं वो अपने सिम्टम शो करती है। पर फिर उस टाइम पे एफर्ट मारे जाते हैं, फिर डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि एक तो एज फैक्टर है और ऊपर से स्टेज ज्यादा है। पर एक्यूट आ गया तो एकदम से आपको सिम्टम्स भी मिलेंगे और प्रोग्रेसिवली ये बीमारी बढ़ती है। हाँ, मार ही देता है लगभग, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है बार बार ब्लड की, वो कई बार फेल मैक्सिमम केसेस में। तो अब उसी को टैकल करा गया है। कौन से वाला? ये वाला इस बीमारी के लिए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। इसके लिए अभी किसी ने टारगेट ही नहीं करा था, जो अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, इसके ऊपर किसी ने फोकस नहीं करा था। इंडिया ने बोला कि कार टी सेल थेरेपी आ चुकी है, थोड़ी अलग सी बीमारी के ऊपर फोकस करते हैं। ल्यूकेमिया के ऊपर हमने करा। जो फॉरेन कंट्रीज में भी आप एग्जाम्पल देखोगे, उन्होंने ट्यूमर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करा है। अब ट्यूमर तो थोड़ा डायग्नोस भी हो जाता है, क्योंकि स्वेलिंग वगैरह आती है तो आप डायग्नोस कर पाते हो उसको। हमने उस चीज के ऊपर फोकस करा जिससे डेथ रेट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कैंसर के केस में, दैट इज एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया की भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, उसमें भी हमने WBC वाली फॉर्म के ऊपर फोकस किया। लग गया थोड़ा सा आइडिया? तो ये एक अपने में ही बहुत बड़ी इनोवेशन है जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने कंडक्ट करी। यहाँ पे किसी को डाउट हो कार टी सेल थेरेपी में? कोई भी ऐसा जिसको थोड़ा भी डाउट है? हाँ जी, मैकेनिज्म और कोई? सबको आ गया बाकी समझ? नहीं आया? फिर बोल क्यों नहीं रहे? मैं 4-4 बार थोड़ी पूछूंगी कि किस किस को नहीं आया। लास्ट टाइम पूछ रही हूँ कितनों को नहीं आया, जिसको मैकेनिज्म में थोड़ा भी डाउट है। बोलना एक ही बारी में बोल देना है। हाँ ठीक है, सुनो दोबारा से। सभी को पता है, सभी ने कैंसर के बारे में सुन रखा है, सबको ये भी पता है कि उसके बड़े सारे साइड इफेक्ट आते हैं जब कीमोथेरेपी पेशेंट की शुरू होती है। इतना पता है सभी को। अब हमने ट्राई किया कि ऐसी थेरेपीज डेवलप करते हैं जिसमें मेडिकेशन को रिड्यूस कर दिया जाए, तो उसके लिए इनोवेशन लगेगी। और उसी में एक एग्जाम्पल आया आपका कार टी सेल थेरेपी का। अब ध्यान से सुनना, ये जो कार टी सेल थेरेपी है ये कैसे फंक्शन करती है। सबसे पहले आपने बोला टी सेल, तो जैसे क्लासरूम में किसी को जुकाम होता था, बचपन की बात है, स्कूल टाइम की, तो एक ने छींक मारी, वो जो साइड वाला था उसको भी कल को जुकाम हो जाएगा। शायद ना हो पर पिछले वाले को जरूर हो जाएगा। वो इम्यूनिटी होती थी, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, वो इम्यूनिटी होती थी। अब बातें मत करो, यहाँ पे सुन लो पहले। तो इम्यूनिटी वो डिसाइड हो रही थी, पर कौन से सेल देख रहे थे? तो एक तो आपके WBC आ गए, व्हाइट ब्लड सेल। ब्लड के अंदर ऐसे नहीं होता कि सिर्फ आप बोलते हो लाल रंग का है, तो उसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स हैं और प्लाज्मा है। ये 4 चीजें आपको ब्लड के अंदर मिलेंगी। हमें फोकस करना है इसके ऊपर, WBC।
अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल हैं जिन्हें सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोला जा रहा है, जो लगभग ट्राई करता है कि बॉडी को कैसे डिफेंड किया जाए, मतलब उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने की ट्राई करता है, वो है आपका डब्ल्यूबीसी, सोल्जर ऑफ द सेल भी जिन्हें बोला गया। इसकी भी मल्टीपल फॉर्म्स है। एलर्जी हो रही है किसी को, डस्ट वगैरह में चले गए, पॉलन ग्रेन से एलर्जी हुई, वो जो छींकें आती हैं वो भी कौन स्टिमुलेट करवाता है? आपकी डब्ल्यूबीसी। वो बोलते हैं इसको बाहर निकालना पड़ेगा, ये छींक से निकल जाएगा, दवाई की जरूरत नहीं है। वो सारा काम किसने करवाया? डब्ल्यूबीसी ने। तो दे एक्ट लाइक अ सोल्जर ऑफ द बॉडी। जैसे सोल्जर आर्मी होती है हमारी, एयरफोर्स है, नेवी है, वो भी तो एक तरह से हमें प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, उस तरह से डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड करता है। अब डब्ल्यूबीसी के ही अंदर दो कैटेगरीज देखी गई सेल्स की। कहां पे फॉर्म हो रही थी? आपके बोन मैरो में। सभी ने पढ़ रखा है ना, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है इंसान की? फेमर है ना, वही वाली हड्डी है ये, थाई बोन भी जिसको बोलते हो। यहाँ पे लोकेटेड होता है आपका बोन मैरो। बोन मैरो में बनते रहते हैं दो सेल, पी सेल, बी सेल, टी सेल, और इंक्लूडिंग डब्ल्यूबीसी भी यहाँ पे बन रहे हैं। अब ये जो बी सेल है, इसको ऐसे याद रखो जैसे छोटे मोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं उसके अगेंस्ट बी सेल बोलता है मैं देख लूंगा, पर जब बड़े इन्फेक्शन आते हैं बॉडी के अंदर तो उसको देखता है टी सेल, जिसमें एक एग्जाम्पल अभी आप पढ़ रहे हो कैंसर वाला। बी सेल को बी सेल क्यों बोला? क्योंकि ये बोन मैरो में ही बना और बोन मैरो में ही मेच्योर हो जाते हैं, तो उसको नाम दे दिया बी सेल। टी सेल को टी सेल नाम क्यों दिया? क्योंकि बंदा तो बोन मैरो में है पर मेच्योर कहाँ पे हुआ? जाके थाइमस के अंदर, तो टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी सेल। यहां तक क्लियर? एक ही बारी बोलना है। अब मुझे कैसे पता लगेगा क्लियर हुआ कि नहीं? आपको ये बोलना पड़ेगा जोर से, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। टी सेल तक की स्टोरी हमने कर ली। अब हमें एक चीज पता लगी कि जब कैंसर किसी इंडिविजुअल के अंदर बनना शुरू करेगा तो वहां पे सबसे पहले कौन से सेल एक्टिव होने वाले हैं? टी सेल। यहां तक की स्टोरी हमें पता थी। अब क्या हुआ कि जब भी किसी पेशेंट को कैंसर हो रहा है, साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जब उसकी कीमोथेरेपी शुरू हो रही है, बार बार रेडिएशन के अंडर उसको रखना पड़ता था, बाल झड़ते थे, पेशेंट का कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज कर जाता था कि जीने की वो जो एक आस होती है वो भी नहीं रहती थी। तो अब साइड इफेक्ट्स को हमने साइडलाइन करना है, हमने फोकस करना है कि जो बॉडी के अपने सेल हैं वही उस कैंसर को ठीक कर पाए। तो उसके लिए इन्वेंशन करा गया कार का, CAR, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। जैसे इस टेक्निक को बनाया गया तो देखा गया कि इसके अंदर टेंडेंसी होगी जब इसको टी सेल के साथ, अब ये बायोटेक्नोलॉजी वालों ने काम करा, कोई है यहाँ पे बायोटेक वाला? एक साक्षी। तो ये बायोटेक की फील्ड में सारा काम करा गया, बिल्कुल प्रिसाइज होता है, छोटी छोटी नीडल्स का यूज यहाँ पे करा जाता है, आपको मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली यूज करने पड़ते हैं। इस कार के अंदर ये टेंडेंसी डेवलप करवाई गई कि जब ये टी सेल के साथ जुड़ेगा तो नंबर एक तो डिवाइड करवाना है, इसका मल्टीप्लीकेशन करवानी है। टी सेल हमने 100 निकाले थे, उसके मिलियंस बनाने हैं, तो वो किसके अंदर टेंडेंसी डेवलप करी गई? कार के अंदर। प्लस टी सेल को और प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वो कई बार ना कैंसर के सेल्स को डायग्नोस नहीं कर पा रहा था, उसको लग रहा था अपनी सेल ने तो ये खत्म नहीं करने चाहिए हमें, तो इसके अंदर डायग्नोसिस की जो एक्यूरेसी है वो भी ऐड कर दी गई। ये भी किसके अंदर ऐड करी? कार के अंदर। मतलब कार क्या करेगा? उसका मार्गदर्शन करेगा टी सेल का, खुद कुछ नहीं करेगा, बस नंबर डिवाइड करवा देगा टी सेल का। अब जैसे ही पेशेंट देखा कि इसको कैंसर हो रखा है, तो सबसे पहले कैंसर पेशेंट का ही, अब उसी पर्सन का जिसको बीमारी हो रखी है उसी के ब्लड को एक्सट्रैक्ट करा गया। ब्लड को जब निकाला तो उसमें से भी क्या निकाल लिए गए? टी सेल। अब जब टी सेल वहां से निकाले गए तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको जोड़ दिया गया कार के साथ। मतलब अब कार प्लस टी सेल जुड़ चुके हैं और यहीं से थेरेपी का नाम पड़ा कार टी सेल थेरेपी। यहां तक स्टोरी क्लियर? ठीक है। अब क्या प्रॉपर्टी डाली थी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर के अंदर? ये मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब टी सेल के साथ खुद भी अपना नंबर डिवाइड करेगा, जितने ज्यादा डिवाइड होंगे वैसे ही। कि जिन आपके सामने आ जाए, आपको बोला कि एक विश बताओ क्या मांगोगे, क्या मांगोगे? हाँ, बस यही था ना इसका आंसर की मेरी सारी विशेष पूरी हो जाएं। तो जैसे ही टी डिवाइड करना शुरू करेगा, टी मेरे पास सर्कल था, कार मेरे पास बहुत सारे थे, अल्टीमेटली कार भी तो मल्टीप्लाई करता रहेगा। तो अब क्या हुआ, जब कार को जोड़ दिया टी के साथ तो मल्टीप्लीकेशन शुरू होगी। मल्टीप्लीकेशन आपने शुरू में निकाले 100 टी सेल, यहाँ पे हो जाएंगे अब मिलियन ऑफ टी सेल्स। पर टी अकेला नहीं बोलना है, अब बोलेंगे इसको कार टी सेल्स। मल्टीप्लीकेशन शुरू हुई, आपने नंबर वाला वो जो प्रोविजन था उसको यहाँ पे एडअप कर लिया। अब आपने दोबारा से क्या किया, उसी पेशेंट के अंदर ये ब्लड के अंदर एड ऑन कर दिए। अब जैसे ब्लड के अंदर कार टी सेल जाएंगे, वहां पे इनके अंदर टेंडेंसी आ जाएगी कि कौन से सेल्स कैंसर वाले हैं, और ये खुद भी टी सेल से बोलेंगे कि जाके उस पर अटैक कर दे। मतलब जैसे कृष्णा जी ने अर्जुन को गाइड करा था, वैसे यहाँ पे कार एज अ कृष्णा एक्ट करेंगे और टी एज अ अर्जुन एक्ट करेंगे। अटैक यहाँ पे अर्जुन करेगा और गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करेंगे बैकएंड पे? कृष्णा, यानी कि कार प्रोवाइड करेगी। सेम प्रिंसिपल पे ये फंक्शन करता है कार टी सेल थेरेपी। लग गया पता?
मतलब यहाँ पे आपने नेचुरल चीज को यूज करा, उसी पेशेंट के ब्लड को यूज करा, बस थेरेपी ऐड करी। साइड इफेक्ट्स इसके भी होंगे पर कम होंगे जो आप मेडिकेशन के थ्रू देखते थे। ब्लड के उसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाएंगे, वो भी मतलब हैंडल हो जाएगा कि इम्यूनोसप्रेसेंट दे लिए जाएंगे, क्योंकि बॉडी रिजेक्ट करेगी एक टाइम पे कि लेके तो टी सेल गए थे, अब एक तो एक बल्क में इतने सारे लोग आ रहे हैं और ऊपर से कुछ लगा भी हुआ है इनके ऊपर, जैसे हेलमेट पहन के आ गया हुआ है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट उसके लिए दिए जाएंगे। अब दिक्कत क्या आएगी, इम्यूनोसप्रेसेंट जब दिए जाएंगे शुरू के 2 महीने कॉन्टिन्यूसली दिए जाते हैं, इवन जब किडनी का ट्रांसप्लांट भी करते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट कॉन्टिन्यूस रहते हैं। जब छोड़े जाते हैं तो आराम आराम से उनको रिमूव करवाया जाता है, ऐसे नहीं कि बॉडी ने एकदम से गियर बदला और डेथ ऑफ द पर्सन हैपन, तो वो चीज ना हो, इम्यूनोसप्रेसेंट इस केस में भी दिए जाएंगे। डन। साइड इफेक्ट इसके भी होंगे, बाकी ऑर्गन्स के ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं कि एकदम से ये कहां से आ गए इतने सारे सेल, थे तो पहले थोड़े ही, तो वो चीजें आ सकती हैं। अब दाव क्लियर है, फंक्शन लग गया इसका पता। इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, इस बार का भी आप पेपर उठाओगे, इस बार तो फ्यूजन रिएक्टर पूछा हुआ था। जब मैं न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन वाला आर्टिकल करवाती थी तो सारे ऐसे होते थे, मैम क्यों करवा रहे हो, ये वाला हमको आता है। वो मेंस में पूछा हुआ था और उसको जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है उसके साथ मर्ज कर दिया हुआ था। बेसिक क्वेश्चन छोड़ दिया था तो वो आपकी गलती थी, हमने तो 4-5 बार करवा दिया था। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो पढ़ा करो इनको। ठीक है, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया क्या होता है भाई, सुनो ध्यान से। दो टर्म्स आप पढ़ते हो, वन इज अक्यूट, दूसरी आती है क्रोनिक। क्रोनिक मतलब स्लो स्लो, पर जब एक बार इमरजेंस होगी इसकी तो फिर डेंजरस होगी, मतलब कैंसर का पता ही नहीं चला पहले, वो थोड़े थोड़े सिम्टम अंदर एकमुलेट होते गए, आपने उसको इग्नोर करा, लास्ट में जाके डायग्नोसिस आई, मेटास्टेटिक स्टेज भी बोल देते हैं उसको, जो फोर्थ स्टेज होती है। ओके, और अक्यूट होती है एकदम से सिम्टम्स आएंगे, जैसे कोल्ड का एग्जांपल दिया, एक को कोल्ड होता है वो एकदम से स्प्रेड कर रहा होता है, अक्यूट सिम्टम्स वहां पे आते हैं, ये तो हो गया अक्यूट। अगला जो वर्ड लिखा है यहाँ पे दैट इज लिम्फोसाइटिक, WBC की बात यहाँ पे करी गई है। साइड वर्ड बायो में कहीं पे भी आ जाए सेल की बात होती है, लिम्फो वर्ड आ गया तो मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स की बात हो रही है, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसका नाम ही लिम्फोसाइट है। व्हाइट इसलिए बोल देते हैं कि मतलब जो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, कलर तो होता नहीं है कुछ, नहीं तो व्हाइट वर्ड यूज कर लेते हैं, अदरवाइज ये ट्रांसपेरेंट से होते हैं, ओपेक से नेचर के होते हैं। चलो ये व्हाइट ब्लड सेल आ गई, और आगे लिखा है ल्यूकेमिया, मतलब ब्लड का कैंसर हुआ पर किसकी एकमुलेशन की वजह से, व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से, और व्हाइट ब्लड सेल यहाँ पे मेच्योर नहीं थे, तो वो तो अपना फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, वो तो ब्लड के अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं, और जब ब्लड के अंदर इकट्ठे होते जाएंगे आपके हार्ट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, वो सारी मशीनरी ही फेल हो जाती है वहां पे, तो दैट इज एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो ये था आपका। नेक्स्ट कार 19 कंपनी है, IID बॉम्बे का ही एक पार्ट है, और उन्होंने ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑफ द टाइम कार टी सेल थेरेपी बनाया है जो कि ह्यूमनाइज्ड है, और कौन सी बीमारी के ऊपर फोकस किया है, अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है ऑनलाइन, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट होते हैं, इरिथ्रोसाइट आरबीसीज, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसीज, और प्लेटलेट आपके थ्रोम्बोसाइट। तभी तो जब कोविड-19 की वैक्सीन वाला इशू हुआ था, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग बना दे रहे थे ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर क्लॉटिंग बन गई, सोचो सर्कुलेशन तो हो ही नहीं पाएगी, एकदम से ब्लड क्या करेगा, एकदम से फट के बाहर आएगा, तो डेथ देखने को मिल रही थी। तो जिनकी रिसेंट सर्जरीज हुई थी, जैसे स्टंट वगैरह डले हुए थे, उनको क्लॉटिंग वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। उसके लिए जो टर्म यूज करी थी वो थी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब क्लॉटिंग हो रही है प्लेटलेट की वजह से ब्लड के अंदर। डन, ठीक है। RDI स्कीम चलाई गई है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम्स, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा वगैरह सैंक्शन करेगी कि टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री के अंदर और ज्यादा बूस्ट करे। चलो उसके ऊपर भी देख लेते हैं, 2-3 चीजें हैं। ओके, सबसे पहले RDI स्कीम किसका इनिशिएटिव होगा, तो ऑब्वियस बात है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आएगा। इन्होंने कितना पैसा यहाँ पे सैंक्शन करा है फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो 1 लाख करोड़ रुपया यहाँ पे प्रपोज करा गया है। एक आपने पॉलिसी भी सुनी होगी, बायो E3 पॉलिसी, कनफ क्या थी ये, बायो E3 पॉलिसी, इसका एडिटोरियल किया था, एक आर्टिकल किया था, क्या थी E3 से, क्या क्या था, एक एनवायरमेंट था, वेरी गुड, एम्प्लॉयमेंट, तो ये 3 चीजों के ऊपर फोकस करा, और ये बायोटेक्नोलॉजी की एक स्कीम थी। अभी रिवर्स में हम रिवीजन कर रहे हैं, आ जाएगा ये वाला आर्टिकल बायो E3 पॉलिसी, इस वजह से मैंने ये आर्टिकल उठाया भी नहीं, करेंगे इसको, कुछ नहीं है, मर्जर कर दिया कि बायोटेक्नोलॉजी को अगर बूस्ट करेंगे, एनवायरमेंट के लिए हमें सस्टेनेबल चीजें बनानी है, और जब बायोटेक्नोलॉजी का आप यूज करते हो तो जो प्लास्टिक की फॉर्म में चीजें आ रही है, आप किसी
माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करोगे फिर वो डिग्रेडेबल होगी नेचर में। और जब ऐसी चीज आप बना देते हो तो उससे क्या बूस्ट करेगी आपकी इकोनॉमी। तो 3 E's के ऊपर यहाँ पे फोकस करा है और बायो रिप्रेजेंट कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को। चलो यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपया दिया था और जब ये पैसा सैंक्शन हुआ था उसी टाइम पे ये बायो E3 पॉलिसी भी आई थी। सबसे ज्यादा पैसा बायोटेक्नोलॉजी के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम बायो E3 पॉलिसी के बिहाफ पे ही दिया गया था। चलो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले तो रीफाइनेंसिंग करनी है क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम बहुत जाने जाते हैं कि सबसे कम पैसा साइंस एंड टेक की फील्ड में ही इंडिया करता है। और सनराइज सेक्टर्स को हमने सपोर्ट करना है। अब ये सनराइज सेक्टर क्या होते हैं, स्टार्टअप जो होते हैं अभी ओरिजिन ही कर रहे हैं फ्रॉम द मतलब फाउंडेशन लेवल से शुरू कर रहे हैं और सेल्फ रिलायंस की तरफ हमें लेके जाना है, इंडस्ट्रियल सेटअप करवाना है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल को इंक्रीज करेगा। मतलब टेक्नोलॉजी जैसे आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं ना कटिंग एज टेक्नोलॉजी फॉरेन कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी फ्लरिश कर चुकी है, हम अभी भी नेसेंट पे चल रहे हैं, रेडीनेस लेके आनी है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, कोल गैसीफायर, हमने मंगोलिया को एक दिन बोला कि आपको हम कोल गैसिफिकेशन टेक्निक सिखा देंगे, अपने पास हमारे पास है नहीं। तो मतलब वो फोकस करना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री के भी अंदर हो। उसके बाद डीप टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, ये सारी फील्ड्स आज के टाइम पे इमर्ज कर रही हैं। तो इसके ऊपर भी हमें फंड ऑफ फंड्स एलोकेट करने पड़ेंगे। तो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ आरडीआई स्कीम। अब इसी के अंदर और भी छोटी छोटी स्कीम्स हैं जैसे ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसमें एक गवर्निंग बोर्ड आएगा जिसको चेयर खुद करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ये गाइड करते हैं आरडीआई स्कीम को कि कैसे हमें स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में जाना है। आज प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बताएंगे, उनको पहले से लिख के दिया होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स बैकएंड पे बैठे होते हैं कि आपने क्या क्या बोलना है वहां पे। देखा भी होगा आपने, उन्होंने साइड में टेलीपोर्टर्स लगाए भी होते हैं, वहां से वो रीड कर रहे होते हैं कि जो लिखा हुआ है वही बोलना है। तो ये स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन बताते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन करा जाता है उन कंट्रीज के साथ जो एक तो हमारे साथ डायरेक्टली बॉर्डर में है और डेवलप कर रहे हैं बहुत रैपिड स्टेज के ऊपर। तो ये सारी चीजें अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंदर बोली जाती हैं, जिसमें गवर्निंग बोर्ड के चेयरपर्सन भी कौन ही आगे, प्राइम मिनिस्टर। और साथ में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, ये गाइडलाइंस बनाती है, मतलब वो लिखने का काम, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है। आपने बोल तो दिया ये टेक्नोलॉजी बनानी है, पर इंप्लीमेंट कैसे करना है, बनेगी कैसे, वो सारी गाइडलाइंस का काम एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दे दिया जाता है। और मेन फोकस करा जाता है आपके सनराइज सेक्टर्स के ऊपर, जो बिल्कुल अभी जीरो से हम शुरू करेंगे, जिसके लिए एक वर्ड भी यूज करा जाता है, नेसेंट। नेसेंट का मतलब बच्चे के लिए यूज करते हैं ना, इन्फेंट स्टेज भी बोल देते हैं, यस, इन्फेंट वर्ड भी यूज करा जा सकता है। देन एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज यहाँ पे बनाए जाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी ही इसको भी लीड करते हैं और जो अप्रूवल रिलेटेड काम होता है, किस सेक्टर के ऊपर अपने को फोकस करना है, वो सारे काम कौन देखता है, यही कैबिनेट सेक्रेटरी की टीम, जो जिसको एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी भी बोला गया। और नोडल डिपार्टमेंट हाँ कौन भरेगा, तो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन फंडिंग मैकेनिज्म कैसे रहता है, तो 2 टायर का फंडिंग मॉडल यहाँ पे लिया जाता है। सबसे पहले आता है, एक तो 2 टायर आगे, मतलब सेंटर इन्वॉल्व होगा डायरेक्टली आपका कैबिनेट सेक्रेटरी, क्योंकि उन्होंने अप्रूवल करना था। एंड दूसरी तरफ एक स्पेशल पर्पस फंड भी इसमें ऐड कर दिया जाता है, जैसे इमरजेंसी में जो चीजें यूज हो सकती हैं। तो इनमें कुछ बॉडीज यूज करी जाती हैं, जैसे NBFCs वगैरह, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं। सेंटर के एंड से कई बार पैसा आते आते डिले हो जाता है, तब तक टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बोला कि हम एक सेकंड पार्टी भी इंक्लूड कर लेते हैं, दैट इज NBFCs। ये प्राइवेट भी होती है, तो उनसे यहाँ पे पैसा ले लेती हैं सरकारें, बाद में कंपनसेशन कर देती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कंसेशनल लोन्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे, जिनके ऊपर लो या फिर जीरो इंटरेस्ट रेट रहेगा, ताकि बूस्ट करा जा सके। सनराइज सेक्टर है ना, अभी शुरू से शुरू कर रहे हो आप, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए लोन के बारे में जब भी आप सुनते हो, यही आती है ना पहली चीज, कि बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा। 50 लाख रुपए लिए थे, 50 कितने हो गए, 1 करोड़, तो आपका लगभग 1.5 करोड़ के आसपास चला जाएगा जब वो आप इंटरेस्ट रेट के ऊपर पे करते चलोगे। तो वो सारी चीजें यहाँ पे सोचनी ना पड़े, इस वजह से जीरो या फिर लो इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड करे जाते हैं। बाकी हमें विकसित भारत 2047 बनना है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक अडॉप्शन हमें करनी पड़ेगी इन एवरी फील्ड, जो भी SDGs के अंदर आपने पढ़े थे। ठीक है, बाकी नोडल डिपार्टमेंट एंड ऑल वो मैंने आपको बता दिया, वही चीजें लिखी हैं। कौन कौन सी की थीम्स हैं, कौन कौन से वो फील्ड्स हैं जिनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है आज के टाइम पे, आपका AI है, बायो मैन्युफैक्चरिंग है, ये वही पार्ट आ गया, बायो E3 पॉलिसी में भी पढ़ते हैं इसको, बायो मैन्युफैक्चरिंग। ब्लू इकोनॉमी है, ओशंस आ गए, वाटर बॉडीज आ गई। देन डिजिटल कम्युनिकेशंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर आपने पढ़ा था, वो भी सीखा था। देन क्वांटम साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है, अभी जो आपने क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट 25 क्यूबिट्स की जो पढ़ी, वो भी इसका ही पार्ट है। एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट,
यूरोपियन कंट्रीज के साथ जब रिलेशंस आप पढ़ते हो तो वहां पे मेन फोकस करा जाता है एनवायरमेंट के ऊपर, क्योंकि एसडीजी के लिए मेन लीड वही कर रहे हैं आज के टाइम पे। देन उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी, ये भी आ गई। डिफेंस टेक्नोलॉजी, वो हर एक फील्ड जो आप टेक्नोलॉजी में सुनते हो वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये 11 थीमेटिक एरियाज हैं। ये कुछ R&D इनिशिएटिव है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। एक सवाल आया था, उसमें बोला गया था कि गवर्नमेंट क्या क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या इनिशिएटिव ले रही है। ये आपको रटे होने चाहिए, अपनी डायरी वगैरह अगेन लगा सकते हो आप, उस पर शॉर्टकट में लिख लेना है। जैसे एक विज्ञान धारा स्कीम है, विज्ञान धारा स्कीम कहती है कि हमें साइंटिफिक अवेयरनेस के ऊपर काम करना है। वैसे एक STI पॉलिसी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी है, ये 2020 में आई थी। नाम से पता लग रहा है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर फोकस करेगी। वैसे एक साथी है, साथी का मेन पर्पस है हेल्प प्रोवाइड करना। किसी को टेक्निकल हेल्प चाहिए सनराइज सेक्टर के अंदर तो वो साथी प्रोवाइड कर देगा। एक फिस्ट आ गई, फिस्ट का मेन फोकस है, F से आ जाएगा फंड। फंड किस चीज के लिए एलोकेट करना है कि वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, उसमें ये फंडिंग प्रोवाइड करेगा। वैसे आपका एक राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन को एनकरेजमेंट की तरह काम करेगा ना। जब आप किसी के आउटस्टैंडिंग वर्क को रिकॉग्नाइज करेंगे, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, मेन डेलीगेट्स हैं, वो खुद आपको अवार्ड प्रोवाइड करेंगे, बाकियों में भी एनकरेजमेंट आती है। और उसके बाद आता है वैभव फेलोशिप। फेलोशिप आ गई, स्कॉलरशिप आ गई, इंडिया लेवल में भी दी जाती है, कईयों को बाहर पढ़ने के लिए जाना होता है तो उसमें भी फेलोशिप प्रोवाइड करी जाती है, तो दैट इज वैभव फेलोशिप। और ये मेनली फोकस करती है आपके अब्रॉड स्टडीज के लिए। एक आती है आपकी पर्स, पर्स में P से आ जाता है प्रमोशन, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी को प्रमोट करा जाता है फॉर द रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस। तो इन सारी चीजों को, ये इनिशिएटिव आपको डिफाइन करने के लिए नहीं आएंगे, पर एट द एंड जब आपसे सजेशन वगैरह मांगे जाते हैं तो उसमें पूछ लेगा कि गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं R&D के फील्ड के अंदर, तो लगभग ये सारे आप इंक्लूड कर सकते हो। कितने हैं, लगभग 8 ही दिख रहे हैं, 7 हैं, 7। तो इतने याद रख सकते हैं आप, लिख लेने अपने पास, मेंस के पहले देखने होते हैं ये, ठीक है। और ये आते हैं सवाल PYQ कर रहे हैं हम रिवीजन वाली क्लास के अंदर, उसमें देखते चलोगे आप जब करेंगे उनको कंप्लीट।